दोस्तों बजट 25 के आ जाने के बाद 1 अप्रैल 2025 से आपको किस गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, कौन सी गिफ्ट पे टैक्स आपको नहीं देना है, इसके लिए इनकम टैक्स के रूल क्या होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, इसलिए रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। मौके आते हैं जब आपको गिफ्ट मिलता है, जैसे कि आपकी बर्थडे पार्टी पे या फिर आपकी मैरिज पे, तो डिफरेंट लोगों के द्वारा आपको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स के रूल क्या है, आपको किस गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे करना है और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कि जो गिफ्ट हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, किससे आपको गिफ्ट मिलता है। दोस्तों इनकम टैक्स के अंतर्गत रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है। यदि आप अपने रिश्तेदार से गिफ्ट लेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन यदि आप नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं तो उस केस में इसके ऊपर टैक्स लगता है यदि स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में देखना होता है कि कितने गिफ्ट मिले हैं, उनकी वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकलता है, जिससे कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव है, इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स में दी गई है कि कौन आपका रिश्तेदार होगा। जैसे कि आपके मामा या मामी के बच्चे जो हैं वो आपके रिश्तेदार नहीं माने जाएंगे इनकम टैक्स में। अगर आप उनसे कोई गिफ्ट लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो आप इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख लीजिए कि आप किन रिश्तेदारों से पैसा ले सकते हैं, कौन रिलेटिव के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है और नीचे कमेंट में भी इसका लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इसे देख लीजिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गिफ्ट के टाइप कितने प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले है मॉनेटरी गिफ्ट्स, जैसे कि आपको कैश में कोई व्यक्ति पैसा देता है तो उसे मॉनेटरी गिफ्ट माना जाता है, ये टैक्सेबल होता है। दोस्तों दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि किसी व्यक्ति को लैंड या फिर बिल्डिंग गिफ्ट में मिलती है या फिर वो सर्कल रेट से यानी कि स्टैंप ड्यूटी से कम में प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उस केस में भी इसे गिफ्ट ही माना जाता है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। दोस्तों इसके लिए लिस्ट दी गई है इनकम टैक्स में, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी एक्स्ट्रा कोई आपको देता है, या फिर शेयर एंड सिक्योरिटी देता है, ज्वेलरी देता है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियंस। तो इस लिस्ट के अलावा अगर आपको कोई और चीज़ गिफ्ट में मिलेगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जैसे कि किसी व्यक्ति को टीवी गिफ्ट में मिलता है, फर्नीचर गिफ्ट में मिलता है, एप्पल मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में मिलता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये स्पेसिफाई लिस्ट के अंतर्गत नहीं आती हैं। चलिए समझ लेते हैं कि गिफ्ट के ऊपर टैक्सेशन कैसे होता है। सबसे पहले है मॉनेटरी गिफ्ट्स। मान लीजिए आपको कोई पैसे देता है तो उस केस में यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको जो गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से, जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना होता है। मान लीजिए राहुल को 70,000 रुपया उसके दोस्त ने दिए हैं, तो ये अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो गया है। अब दोस्तों इस पूरे 70,000 के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होगा, अपनी आईटीआर में इसे दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 से जो ऊपर का अमाउंट है यानी कि 20,000 रुपया उसे ही आपको लेना है। यदि अमाउंट एक बार 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, भले ही आपको एक दोस्त से पैसा मिला है, बहुत से दोस्तों से पैसा मिला है, पूरा अमाउंट आपको एग्रीगेट करना है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। यदि 50,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे 2 केस आते हैं। एक तो है आपने कोई पैसा नहीं पे किया, आपको जो लैंड या बिल्डिंग है बिना किसी कंसिडरेशन के किसी व्यक्ति ने गिफ्ट कर दी है फ्री में, तो यदि उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दूसरा है आपने कंसिडरेशन तो पे किया है, पैसा दिया है, लेकिन सर्कल रेट से कम दिया है। मान लीजिए आपका जो सर्कल रेट है वो ज़्यादा है लेकिन आपने पैसा कम दिया है प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। तो यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है स्टैंप ड्यूटी से कम में खरीदते हैं तो उस केस में जो डिफरेंस होता है वो आपको टैक्सेबल करना होता है, यदि वो 50,000 से ज़्यादा है और कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हैं उसका 10% से ज़्यादा है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं।
दोस्तों जैसे कि मिस्टर कुमार के द्वारा घर गिफ्ट किया गया है मिस्टर राजा को, जो मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की वो है 8,40,000 रुपया और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख रुपया है। तो यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को देखना है जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है और ये घर जो है फ्री में गिफ्ट में दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे 9 लाख को आपको टैक्सेबल मानना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा केस है, मान लीजिए अमित के द्वारा घर खरीदा गया है 40 लाख रुपए में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख थी। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी से कम में घर खरीदा गया है, जो डिफरेंस है 5 लाख का है। तो अब ये डिफरेंस आपको देखना है कि 50,000 से ज़्यादा है, आंसर है यस। दूसरा क्या ये जो कंसिडरेशन है उसके 10% से ज़्यादा है, तो यहाँ कंसिडरेशन 40 लाख रुपया है, इसका 10% करेंगे तो 4 लाख रुपया बनता है, उससे भी ज़्यादा है। तो क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ 5 लाख रुपए को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है, ये आपकी गिफ्ट मानी जाएगी कि आपने प्रॉपर्टी सर्कल रेट से कम में खरीदी है। तो इस प्रकार जो रिसिपिएंट होता है यानी कि जो बाय कर रहा है प्रॉपर्टी को, उसके ये गिफ्ट मानी जाएगी। चलिए दोस्तों अगला केस डिस्कस करते हैं। यदि आप कोई और प्रॉपर्टी लेते हैं अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे कि हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, इसमें भी दो कंडीशन है। यदि आप बिना कंसिडरेशन के ले रहे हैं तो ये देखा जाएगा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है क्या 50,000 रुपये से ज़्यादा है, जैसे कि ज्वेलरी शेयर्स टेक्स्ट आपको मिलते हैं तो वो टैक्सेबल होता है, यदि उससे कम है तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन यदि आप विद कंसिडरेशन दे ले रहे हैं यानी कि पैसा पे कर रहे हैं लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे कर रहे हैं, तो उस केस में जो डिफरेंस होता है वो टैक्सेबल होगा यदि वो 50,000 से ज़्यादा है। इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि एक इंडिविजुअल को ज्वेलरी गिफ्ट में मिलती है उसके दोस्त से, जो टोटल वैल्यू है ज्वेलरी की पूरे साल में रिसीव की गई है वो 1,84,000 रुपया है। तो इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू वो 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो पूरा अमाउंट जो है 1,84,000 रुपये की जो आपको ज्वेलरी गिफ्ट में मिल रही है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी है और उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी परचेज की गई है 1,84,000 में, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 2,84,000 थी। बुलियन परचेज किए गए हैं 5,50,000 में और फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपया है। मोटर कार परचेज की गई है 1,52,000 में और फेयर मार्केट वैल्यू 2,52,000 रुपया है। तो इसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो गोल्ड ज्वेलरी परचेज की गई है 1,84,000 में और फेयर मार्केट वैल्यू 2,84,000 है, तो इसका जो डिफरेंस है 1 लाख रुपया वो आपको टैक्सेबल लेना होगा, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी जो है वो स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। इसके अलावा जो बुलियन परचेज किए गए हैं वो भी फेयर मार्केट वैल्यू से कम में किए गए हैं, तो डिफरेंस है वो आपको लेना है, टैक्सेबल करना है। जो मोटर कार है वो स्पेसिफाइड एसेट के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, भले ही ये आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम में खरीदी है। तो इस प्रकार यहाँ पे 1,50,000 को आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना होगा, इसे टैक्सेबल करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एग्जम्पशन को भी ध्यान में रखना है कि यदि आप रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए प्रिया को एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है गिफ्ट में मिला अपने ब्रदर से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भले ही 5 लाख रुपया है, यहाँ पे प्रिया को इसे अपनी ITR में नहीं दिखाना है, इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। दूसरा है, अगर आपको मैरिज पे कोई गिफ्ट मिलते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, भले ही आपको ये रिलेटिव से मिले या नॉन रिलेटिव से मिले। जैसे कि आपको 5 लाख रुपया जो रिसीव हुआ है वो नॉन रिलेटिव से मैरिज पे रिसीव हुआ है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। या फिर आपको गिफ्ट रिसीव होता है विल या इनहेरिटेंस की वजह से, जैसे कि कोई हाउस ट्रांसफ़र किया जाता है बेटे को उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद एज पर द विल ऑफ फादर, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। या फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है चिल्ड्रन के बीच में आफ्टर डेथ ऑफ फादर, तो इनहेरिटेंस की वजह से आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो जब आपको गिफ्ट मिलता है उस वक्त आपको टैक्स नहीं पे करना। लेकिन जब आप इस प्रॉपर्टी को आगे बेचेंगे जो आपको गिफ्ट में मिली है उस वक्त आपको टैक्स पे करना होता है। दोस्तों इस प्रकार जो मॉनेटरी गिफ्ट रिसीव होते हैं अदर देन मैरिज के पे यदि आपको रिसीव होंगे, जैसे कि बर्थडे पे एनिवर्सरी पे, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि मैरिज पे जो गिफ्ट रिसीव है उस पे ही एग्जम्पशन दी गई है। अगर कोई और ओकेजन पे आपको गिफ्ट मिलते हैं उस पे टैक्स लगता है। यदि आपको आउटसाइड इंडिया से गिफ्ट मिलते हैं तो भी टैक्स लगता है, भले ही आपको गिफ्ट इंडिया से मिले आउटसाइड इंडिया से, तो 50,000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको उसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है।
यदि एक बार एग्रीगेट वैल्यू गिफ्ट की जो पूरे साल में मिली है 50,000 से ज़्यादा है तो आपको सभी गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर कुमार को नीचे दिए गए गिफ्ट मिले हैं कनाडा से, उसके फ्रेंड से उसे 1,83,000 रुपया मिला है, उसके भाई से उसे 25,200 रुपये मिले हैं, उसके दिल्ली में फ्रेंड से 83,000 रुपया मिला है बर्थडे पे, तो इस पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। दोस्तों इस केस में जो कनाडा से फ्रेंड है उससे अमाउंट रिसीव किया गया है वो पूरा टैक्सेबल होगा। जो ब्रदर से अमाउंट रिसीव किया गया है वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ब्रदर रिलेटिव है। इसी प्रकार जो दिल्ली से फ्रेंड है वो टैक्सेबल होगा क्योंकि जो फ्रेंड है वो नॉन रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। तो इस प्रकार जो टैक्सेबल अमाउंट है 2,68,000 है, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स रिटर्न में से दिखाना है। जो गिफ्ट आपको मिलते हैं उसे आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में शो करना होता है, तो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे हमने न्यू रेजिम सेलेक्ट की है, असेसमेंट ईयर जैसे 25-26 यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2025 से आपको जो गिफ्ट मिले हैं अभी हम पिछले साल के लिए देख लेते हैं यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी नेट सैलरी यहाँ पे मिली है आपको 7,70,000 रुपये की, इसके अलावा आपको गिफ्ट भी मिले हैं। तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हट के अंतर्गत टैक्सेबल करने होते हैं। यहाँ पे एनी अदर इनकम के अंतर्गत मान लीजिए आपको 2,68,000 के गिफ्ट मिली है पूरे साल में, तो यहाँ पे आपकी इसे इंक्लूड करके जो टोटल इनकम है वो आ जाती है और उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो नॉर्मल रेट से लगता है, गिफ्ट के ऊपर कोई स्पेशल रेट से टैक्स नहीं लगता। आपके जो स्लैब रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं तो उस केस में आपको गिफ्ट डीड जरूर बनानी है, भले ही आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिले या फिर नॉन रिलेटिव से, ताकि आप ये प्रूव कर पाएँ कि आपका रिलेशनशिप क्या था डोनर के साथ, कौन सा अमाउंट आपको गिफ्ट में दिया गया है, किस रूप में गिफ्ट में दिया गया है, ताकि आप इनकम टैक्स में एग्जम्पशन क्लेम कर सकें या फिर जो सोर्स है फंड का उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम कंप्लीट वीडियो बनाएं तो इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गिफ्ट डीड में कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।